अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पूरे मुल्क में इस दफ़ा फिर एक एहतजाजों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। हर तरफ एहतजाज की बाज़गश्त है। जमात इस्लामी ने कॉल दी है मुल्क गिर धरनों की, जबकि PTI ने कॉल दे रखी है 27 सितंबर से अपने एहतजाज की। PTI के मुतालबात इमरान खान साहब से मुलाकात, उनकी सेहत के हवाले से तशवीश और उनके यही मुतालबात हैं, जबकि जमात इस्लामी ने अवामी मुतालबात के ऊपर मुल्क गिर धरनों का ऐलान किया। उन्होंने पेट्रोल की कीमतें, रोटी की कीमतें, अवामी मसाइल, उनके ऊपर उन्होंने तहरीक शुरू करने का एक अंदिया दिया है, जिस पर अमीर जमात इस्लामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से, कल से मुल्क गिर धरनों का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ छोटे सूबों की बाज़गश्त एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा सुनने को आ रही है। क्या छोटे सूबे ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत करना है, उससे भी पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं? और छोटे सूबों के ऊपर जो सियासी जमातें इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान को जो इस वक्त मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं और पेट्रोलियम कीमतों के ऊपर जो इस वक्त अवाम के अंदर एक तशवीश पाई जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं बैरामंद तंगी साहब, जबकि पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है एहसन रिजवी साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे रुकने को सूबाई असम्बली है नदीम कुरैशी साहब, जबकि जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब वो हमें ज्वाइन करेंगे। तंगी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ कि ये इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस पर हम बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि पहले एक आपको जमात इस्लामी का एक शॉर्ट सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बाकायदा 225 रुपए पेट्रोलियम की कीमत की जाए, पेट्रोल की लेवी खत्म की जाए, IPPs माफिया के जो मुआहदे खत्म हो गए वो खत्म कर दिए जाएं, फॉरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए इन IPPs का, बिजली और गैस की कीमतों को कम करें। तो इंशाअल्लाह ताला कल 16 अगस्त है और भरपूर तरीके से हम जाएंगे, बड़ा मार्च करते हुए पहुंचेंगे, जगह जगह से लोग आएंगे और मैं पूरे पंजाब के नौजवानों से कहता हूं कि जो आ सकता है आ जाए। मैं आज सुबह नईम रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त डिमांड की कि पेट्रोल को 235 रुपए का हो जाना चाहिए। ये कहा ना उन्होंने, मैं भी ये डिमांड कर देता हूँ, लेकिन ये दायरे कार तो बताएं होगा कैसे ये, कि मसाइल को हल कैसे करना है ये बताएं। मसाइल क्या हम सबको पता है, हम सब चैंपियन हैं मसाइल को जानने में। आप रोज़ धरने दे के सड़कों को ब्लॉक करेंगे, सियासी अफरा तफरी क्रिएट करेंगे, तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? लेवी टैक्स का वज़ीर आला से क्या ताल्लुक है? पहला सवाल तो ये है। ये जो है ना, ये धरनों का मौसम, ये अपनी मरी हुई सियासतें ज़ाया जो है वो जिंदा करने का, ये जो जिसको आप सियासी जमात कह रहे हैं, इनके जरा पिछले 3 जो इलेक्शंस हैं इनमें इनके वोट निकाल के देखें, इनको वोट कितने मिलते हैं। सो ये बच्चे इकट्ठे कर लेना मदरसों से, जगहों से, और उनको आगे लगा के जो है वो हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, सड़कें खामखा बंद करने की इजाज़त नहीं है। अपना एहतजाज करें, उनको एहतजाज करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन ये फजूल किस्म की जो डिमांड्स हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, बैरामंद तंगी साहब, आपने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की गुफ्तगू भी सुनी, उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब और उज़मा बुखारी साहबा की भी आपने गुफ्तगू सुनी। अच्छा, अगर उनके मुतालबात देखे जाएँ तो मुतालबात तो बड़े जायज़ हैं, और ये अवाम के मुतालबात हैं कि पेट्रोल को भी सस्ता किया जाए, और जो बिजली महंगी जिसकी वजह से IPPs की वजह से पूरा मुल्क परेशान है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री और ज़राअत इस वक्त तबाही के धाने तक पहुँची है, वो IPPs उसका ज़िम्मेदार हैं, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो क्या ये एहतजाज और ये इस वक्त उनके जो मुतालबात हैं बग़ैर एहतजाज के ये हुकूमत तस्लीम कर सकती है? अगर कर सकती है तो फिर एहतजाज की नौबत क्यों आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक आपने एहतजाज की बात की कि मुख्तलिफ पार्टीज़ एहतजाज पे हैं और जमात इस्लामी ने कल से एहतजाज का ऐलान किया है, और ज़ाहिरी बात है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की, एनर्जी क्राइसिस के, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त पूरे हेत्थे का हालात क्या है। पाकिस्तान ने तकरीबन लास्ट 6 मंथ से जो मेहनत करते हैं अमेरिका और ईरान को 47 साल के बाद दो दुश्मनों को मेज़ पे बिठा के सीज़ फायर किया, और हालात ऐसे थे कि उस जंग ने पूरे हित्ते को लपेट में ले सकता था। और आज तक भी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, जो अरब ममालिक है, जो हमसाई ममालिक है, उस जंग से वहाँ पर भी इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है, पेट्रोलियम क्राइसिस भी है, एनर्जी क्राइसिस भी है।
मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो किरदार है और पाकिस्तान की जो इस वक्त अवामी हुकूमत है, उनकी कोशिश है कि हालात जैसी भी हो हम कम से कम बोझ डाल दें गरीब अवाम पे। इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा, जब भी इसकी हुकूमत आई है तो उसने पेट्रोलियम की कीमत कम की है, उसने इन्फ्लेशन कम की है, उसने जीडीपी ग्रोथ बढ़ाया है, वहाँ पे डॉलर की कीमत कम हो चुकी है, पेट्रोल की कीमत कम हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कारनामे हैं और तारीख गवाह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कभी अवाम पे बोझ नहीं डाला है। लेकिन इस वक्त जो हालात, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि जो भी हमसाय ममालिक है, अरब ममालिक है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वो तमाम इन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। तो जहां तक एहतजाज की बात है तो मैं नहीं समझता हूं कि जब भी कोई आदमी खड़ा होता है जिस पार्टी से भी, वो एहतजाज की बात करते हैं और नौजवानों को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। इससे पहले भी मुजरिम कैदी 804 जो इस वक्त जेल में पड़ा है, उसने भी नौजवानों का हशर किया, उसने शूर देने की बात की। लेकिन आज खैबर पुख्तनख्वा में नौजवान बेयार और मददगार है, उसके बेरोजगार है, वो बाहर दुनिया जा रहे हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं जो वो बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। तो मुजरिम कैदी 804 ने तो पाकिस्तान के नौजवानों को तो कुर्बानी का बकरा बना दिया। लेकिन मैं तमाम लीडरशिप से गुजारिश करूंगा, अपील करता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान के नौजवानों को अपनी हालत पे छोड़ दे कि वो वालिदैन के काम आ जाए, वो वालिदैन की खिदमत करे, वो अपनी तालीम मुकम्मल करे, वो रोजगार के लिए पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अपने वालिदैन को सपोर्ट करने के लिए दो पैसे कमाए। वो ये नहीं है जो आज मुजरिम कैदी 804 ने तंगी नौजवानों साहब, का जो हशर किया। तंगी साहब मैं उस पर आता हूँ। देखें, इमरान खान के अगर हम दौर की बात करते हैं तो इमरान खान के दौर के अंदर अगर हम देखते हैं तो जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी थी। उस वक़्त अगर बेरोज़गारी की शरह थी वो भी कम थी। अगर उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ा लिखा नौजवान था वो डिग्रियां हाथ में लेकर अगर नौकरी तलाश कर रहा था तो उसकी तादाद भी कम थी। आज वो तादाद बहुत बढ़ चुकी है। वो 8 करोड़ बेरोज़गार की शरह थी, ख़त गुर्बत से नीचे 8 करोड़ थे, आज वो 10.5 करोड़ हो गए हैं। उस वक़्त अगर 40 लाख नौजवान थे, आज 53 लाख नौजवान जो है बेरोज़गार हो गए हैं। इसकी क्या वजह? इन 5 सालों के अंदर हमें तो कहा गया था कि पाकिस्तान को आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट से बचाया है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान को तो बचा लिया लेकिन कौम डिफ़ॉल्ट कर गई है। देखिए, जहां तक आप जो मुजरिम कैदी 804 की हुकूमत की जो बात है आपने की, मैं आपको याद दिला दूं, आपकी तो बहुत गहरी नजर है पाकिस्तान की सियासत पे। जब मुजरिम कैदी 804 वजीर आजम नहीं बने थे तो बदबूदार धरने में उसने एक तकरीर की थी कि अगर अवाम ने मुझे वोट दिया तो मैं वजीर आजम होऊंगा और असद उमर फिनांस मिनिस्टर होंगे। तो फिर उसने अपने दौर में 3.5 सालों में 4 फिनांस मिनिस्टर को तब्दील किया और वो 2 साल के बाद खड़े होकर उसने ऐलान किया है, जो रिकॉर्ड पे है, कि मेरे पास न तजुर्बा है, न मेरे पास टीम है, न मुझे मईशत का पता है और न मैं कुछ कर सकता हूं। ये तो उसकी तकरीर है। जहां तक आपने कहा कि ये चीजें हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि पेट्रोल 62 रुपए पे था, वहां 150 रुपए पे किसने पहुंचा दिया? डॉलर ग्रोथ 6 डॉलर को भी तो देखे ना, डॉलर कितने का था, आज कितने पे पहुंच गया ना। मैं डॉलर की तरफ भी आता हूँ, हाँ। डॉलर की तरफ भी आता हूँ। मैं आपको बता दूंगा वहां इन्फ्लेशन कितनी थी, वहां जीडीपी ग्रोथ कितना था, वहां पर डॉलर की कीमत कितनी थी, वहां पर पेट्रोल की कीमत कितनी थी। लेकिन जब मुजरिम कैदी 804 की हुकूमत आई तो कहां से कहां तक पहुंच गया, कहां से कहां ये बात। अच्छा, हमारे साथ ना आप तंगी साहब, हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब भी हैं। मैं इस बात का जवाब तो नदीम कुरैशी साहब से लूँगा, लेकिन उससे पहले ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो जमात इस्लामी लाहौर के अमीर हैं। मैं उनकी जानब जाऊँगा। ज़ियाउद्दीन साहब, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्कगीर एक एहतजाज की और धरनों का ऐलान किया है। अच्छा, उसमें कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से आप लोगों ने ये धरनों का ऐलान किया? क्या इस ऐलान से पहले हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात भी हुए हैं जिसमें हुकूमत को ये मुतालबात पेश किए गए हों? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें जो बुनियादी मुतालबा है वो तो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी मुकर्रर की गई है उस पर असल में हम एतराज़ कर रहे हैं। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है उसमें जो बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत है उसके मुताबिक पाकिस्तान में
बुनियादी लागत पेट्रोल की 209 रुपए है। लेवी जो है इसमें 80 रुपए है। क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी है वो भी 5 रुपए है। कस्टम ड्यूटी भी आयद की हुई है 1 लीटर पर, वो 17 रुपए 28 पैसे है। इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है 7 रुपए 16 पैसे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन है 7 रुपए 87 पैसे और डीलर्स का मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे है, जिसमें आज इन्होंने कुछ इजाफा कर दिया है। मेरी इसमें गुजारिश ये है कि हम पेट्रोलियम की मसनूआत पर जितनी लागत आती है उसके साथ टैक्स भी पाकिस्तान की आवाम देने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो पेट्रोलियम लेवी है जो इस बुनियाद पर आपने आयद की थी और हजारों अरब रुपए इस पर इकट्ठे किए गए हैं कि आप पेट्रोलियम की मसनूआत पर उसकी डेवलपमेंट पर आप खर्च करेंगे, उसके जो रिफाइनरीज है उनको अपग्रेड करेंगे, इसमें जखीरा करने की जो हमारी सलाहियत है उसमें इजाफा करेंगे। अभी ये कहते हैं कि 23 दिन का जखीरा हमारे पास मौजूद होता है। अब 23 दिन का जखीरा जब कर लेने के बाद फिर अगले जब कंसाइनमेंट आती है तो 23 दिन के बाद रेट जो है ना वो ऊपर नीचे होना चाहिए ना। फिर ये रोज की रोज जो ऊपर नीचे कर रहे हैं ये क्या ड्रामाबाजी कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 80 रुपए है और 5 रुपए जो है वो इन्होंने ये जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी मुकर्रर कर रखी है, हमें बताए ना कि क्लाइमेट के सिलसिले में इन्होंने क्या किया। हजारों अरब रुपए इस मद में जमा किए गए हैं और फिर अभी पिछले साल देख रहे हैं ना आप केपीके में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उससे कितना नुकसान हुआ है। क्लाइमेट की बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए गए। इसी तरह आप जब पेट्रोलियम मसनूआत की क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो वो सस्ता होता है, आपको यहाँ पर रिफाइन करके उसको फरोख्त करना चाहिए। इससे आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी, आपकी मसनूआत तरक्की करेगी और दूसरा ये कि आपको सस्ते दामों पर पेट्रोल मिलेगा, आप उसके डॉलर की बचत होगी आपकी। आप जो रोजाना की बुनियाद पर जब आप पेट्रोलियम लेवी और ये रेट्स जो है वो मुकर्रर कर रहे हैं तो इससे सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा नुकसान तो ट्रांसपोर्टर्स का है, यानी रोजाना की बुनियाद पर वो अपने किराए तो तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए वो सबसे बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। फिर दूसरा ये है कि हर तरह की मसनूआत जो इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, सब्जियां, दालें, रोटी, आटा, घी, हर चीज की कीमत जो है ना वो मुसलसल बढ़ती चली अच्छा जाती है। अंसारी साहब, हम ये समझते हैं अंसारी साहब ये एहतजाज की कॉल देने से पहले क्या हुकूमत के साथ कोई बातचीत हुई, कोई मुज़ाकरात हुए इस पे? नहीं, बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं हुए और ना मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत ने कोई ऑफर की है। हुकूमत हमारी बात को समझ नहीं रही। ये अच्छा। बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह 2 साल पहले हमने बिजली के बिलों पर ज्यादती जो हो रही थी उसके खिलाफ हमने तहरीक चलाई थी और हमने बताया था कौम को कि ये जो IPPs हैं इनको कैपेसिटी पेमेंट के बुनियाद पर और नाम पर जो है वो हजारों रुपए का भत्ता दिया जा रहा है। ये अगर इनके जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिवाइज किया जाए तो हुकूमत के खजाने में बचत हो सकती है। हमारी इस वक्त बिजली की जो खपत है वो कोई 43,000 मेगावाट है। अंसारी साहब, आपने आपने उस एहतजाज की आपने जिक्र किया जो IPPs के हवाले से इस्लामाबाद में किया गया था, लेकिन वहाँ पे तो आपके एहतजाज के बाद जैसे ही आपका एहतजाज ख़त्म होता है तो गवर्नमेंट ने 1 या 2 रुपए कीमत बढ़ा दी थी बिजली की बजाय कम करने के। देखिए आप तो साफी है ना, तो आप रिकॉर्ड उठाकर देखें ना कि 2025 में आपके बिल कितने आते थे, 2024 में कितने आते थे और 2026 में कितने। खातिर ख्वाह उसका फर्क पड़ा है, रेट्स नीचे आए हैं। ये तो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है ना, हमारे पास बिल मौजूद है। अब ये एक प्रोपेगेंडा है हुकूमत की जानिब से भी और दूसरी सियासी पार्टियों की जानिब से भी कि आप एहतियाज करते हैं तो रेट बढ़ जाता है। भाई हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं ना, हम आवाम के लिए निकले हुए बाहर। ये बिजली का फायदा सिर्फ जमात इस्लामी को तो नहीं होगा। पेट्रोल की लेवी अगर खत्म होगी तो जमात इस्लामी को अंसारी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ये अवामी मसाइल हैं और वाहिद जमात है जिसने अवामी मसाइल के ऊपर इस वक्त आवाज़ उठाई है। नदीम कुरैशी साहब, PTI ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। PTI ने 27 सितंबर की कॉल दी है और PTI के मुतालबात मुख्तलिफ हैं। वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, इमरान खान साहब मुलाकातों के हवाले से एहतजाज की कॉल है। PTI ने अवामी मसाइल को क्यों नहीं एड्रेस किया? दूसरी बात, तंगी साहब ने अगर जो बात की थी मैं चाहूँगा उसका भी जवाब दें
तंगी साहब ने कहा है कि पीटीआई का ये दावा था कि उनके पास बड़ी तजर्बाकार टीम थी हुकूमत में आने से पहले। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का भी यही दावा था हुकूमत में आने से पहले कि हमारे पास भी बड़ी तजर्बाकार मुआशी टीम है। ना पीटीआई के दौर के अंदर जो मुआशत के मसाइल है वो हल हुए, और इस वक्त तो पिछले 5 साल में और ज़्यादा इजाफा हो चुका है उन मसाइल में। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है, अगर कोई भी जहादीदा शख्स जिसको थोड़ी बहुत भी अकल है, जो चीज़ों को समझता है, अगर वो तहरीक इंसाफ के दौर को आज से तकाबुल करेगा तो कुछ कहने की जरूरत पेश नहीं है। अगर कोई भी शख्स ये समझता है पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व्स $22 बिलियन के करीब थे, जब पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंसेस 3 बिलियन पर मंथ थे, $3 बिलियन पर मंथ से ज्यादा थे, जब पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जहां उस वक्त स्टैंड कर रही थी, पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी, उसके जो हालात थे, या कॉमन मैन की, आम आदमी की जुबान में एक आम शख्स, एक आम पाकिस्तानी जो बिजली का डोमेस्टिक यूनिट उस वक्त 15 या 20 रुपए का ले रहा था, आज वो कितने में ले रहा है? आम पाकिस्तानी उस वक्त पेट्रोल कितने का खरीद रहा था? उस वक्त लोगों के लिए आटा, चीनी, घी, दालें क्या कीमतें थी? बच्चों की कुतुब, स्कूल की फीसें, हर जिंदगी का हर शोबा। आप चौधरी साहब अपने जो कैमरामैन आपके प्रोग्राम को ये ऑनर करवा रहे हैं, उनसे, अपने स्टाफ से आप और मैं अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, क्या हालात उस वक्त बेहतर थे या आज बेहतर है? मैंने तंगी साहब की बातों का जवाब नहीं देना। तंगी साहब चूंकि सियासी बेरोजगार है, ये परेशान है, ना ये असेंबली में है, ना ये सेनेट में है, ना उनकी जमात ने पूछा, ये टीवी में बैठ के देखे ना बार बार मुजरिम 804, भाई बंदे की शक्ल अच्छी ना हो, बंदा बात तो अच्छी कर रहे हैं ना यार। होता है बाज बंदों को होती है बवासीर टाइप कोई, लेकिन मैंने किसी को मुंह का बवासीर आज तक नहीं सुना था। अब किसी शख्स की आप तज़लील करने के, लोगों को तकलीफ देंगे, इसका फायदा कोई नहीं है। अब इन सबको पूछे कि मेरे भाई, अगर आपके विफाकी वजीर, और विफाकी वजीर आम नहीं, वजीर दिफा, ये कहते हैं कि मैंने अपने घर का ट्रांसफार्मर चेंज करवाने के लिए 80,000 रुपए दिए, ये वो ट्वीट करते हैं। अगर एक विफाकी वजीर कराची जाते हैं और ये फरमाते हैं जाकर वहां कि जी 3 सालों में 100 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, इसके बाद तो बात खत्म हो जाती है। और एक विफाकी वजीर बबांगे दोहल मीडिया के सामने कहते हैं जी सिस्टम कोलैप्स कर गया, जितने मर्जी लैपटॉप बांटे उनमें कमीशन ले, जितने मर्जी पब्लिसिटी के प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिसपे सियासतदानों की पब्लिसिटी हो, हुक्मरानों की, उसमें कमीशन ले। अगर एक विफाकी वजीर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज बना दिया, तो फिर खत्म, फिर मैं क्या जवाब? फिर तो ये कौम इनसे सवाल मांगेगी। ये जो इक़्तिदार के बंकर्स में छुपे हुए मसनूई सियासतदान है, ये जो फार्म 47 का बदबूदार जनाजा, ये अच्छा, कुरैशी साहब, मेरा आपसे यही सवाल था कि जमात इस्लामी ने अवामी मसाइल को लेके एक एहतजाज की कॉल दी है। अब अवामी मसाइल को लेके पीटीआई क्यों नहीं इस जानब आ रही कि अवाम के लिए खड़ी हो, अवामी मसाइल के हल के लिए खड़ी हो? गुजारिश ये है चौधरी साहब, आप अब जो नेशनल असेंबली में फेडरल बजट 2 पेश हुए हैं, 3 पेश हुए पिछले 2.5-3 साल में, आप प्रोविंशियल असेंबली से बड़ा फ्लोर तो कोई नहीं है। नेशनल मीडिया पे हम अपने लीडर का नाम नहीं ले सकते, नेशनल मीडिया पे हम बात नहीं कर सकते, नेशनल मीडिया पे हुकूमत के एंटी कोई बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान के टॉप के सीनियर एंकर्स आज घरों में बैठे हुए हैं, लिखने वालों को लिखने नहीं दिया जाता, बोलने वालों को बोलना नहीं दिया जाता, तो हमारी वॉइस कैसे आएगी? हमने नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी, पंजाब की प्रोविंशियल असेंबलीज में भी हमेशा हर पब्लिक इशू को एड्रेस किया। हमने हर जगह अपनी तजावीज़ दी हैं, गवर्नमेंट को सरब करने की कोशिश की है, गवर्नमेंट को एहसास दिलाने की कोशिश की है, गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की है। अभी जैसे आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि एक तरफ जमात इस्लामी, हमें जमात इस्लामी की बड़ी इज्जत है, बड़े शुरफा हैं, एक बहुत अच्छी मुनज़्ज़म जमात रही है जमात इस्लामी, अवामी पजीराई हुकूना हो, बहरहाल ये बहुत शानदार लोग हैं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। आपने फरमाया कि जी अभी इन्होंने वो किया, एजिटेशन की, एहतजाज किया और शाम का पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तो हुक्मरानों को एक चीज तो ये बावर करवा दी गई है कि इस पूरे निज़ाम में अवाम नो बॉडी है, अवाम का कोई रोल नहीं है। हुक्मान अब इस बात पर अब ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार है
कि जी इंतखाबात तो होने अब कागज की पर्ची पर, वो पर्ची नहीं जो लोगों ने डालनी है, जी वो पर्ची जिस पर रिजल्ट मुरतब होना है। कुरैशी साहब, मैं जैसे आता हूँ, बल्तिस्तान का हुआ। मैं आपकी जानब दोबारा आता हूँ। मैं एहसन रिजवी साहब है हमारे साथ, पीपल्स पार्टी। एहसन साहब, पीपल्स पार्टी तो बड़ी अवामी बात करती है, हमेशा जमहूरियत की, अवाम के मसाइल की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात किया करती थी, लेकिन इस हुकूमत के साथ हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो दबी दबी सी है, खामोश खामोश सी है। जब अवामी मसाइल की बात आई है, जमात इस्लामी ने पेट्रोल की बात की है, तो मुर्तज़ा वहाब साहब उन्होंने उसकी मुखालफत कर दी है। क्या पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसी बदल ली है? कोई अवामी मसाइल से पीपल्स पार्टी को गर्ज नहीं रही अब? बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब। सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो इत्तेहादियों की तरफ से ज्यादातर हमारे तरफ जो एक इल्जाम लगता है वो यही लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ ब्लैकमेलिंग करती है। हालांकि खुदा जानता है कि वो ब्लैकमेलिंग नहीं है, वो आवाम के इशूज की बात है, चाहे वो गंदम के इशू हो, चाहे वो लोकल बॉडीज का इशू हो, चाहे वो पेट्रोलियम का इशू हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों को हमेशा यही कहती है कि भाई हमने कल इन्हीं अवाम के पास वोट मांगने जाना है, खुदारा आप अपनी गवर्नेंस ठीक करें। और अगर जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा और जिस तरह डिस्कशन हो रही है, तो जो मोहसिन नकवी साहब थे उन्होंने सिर्फ एक सूबों की बात नहीं की थी, उन्होंने साथ बीच में गवर्नेंस की भी बात की थी। मैं समझता हूं कि आजम चौधरी साहब, यहाँ पे मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, सेनेटर बहरा मंतंगी साहब हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं, जमात इस्लामी के ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब हैं, मैं तो बड़ा जूनियर हूं, लेकिन हम तीन पार्टियां कहीं ना कहीं इस मुल्क में जो है इक़्तिदार में मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब की तहरीक इंसाफ के पास जो है केपी पे इक़्तिदार है, मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब का इक़्तिदार है, वफाक का इक़्तिदार है, हमारे पास सिंध का, कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का इक़्तिदार है। तो मैं समझता हूं कि हमें अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा और ये बात बिल्कुल ठीक है। कश्मीर पे तो आप एतराज कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून आपको इक़्तिदार में नहीं आने दे रही वहां पे। बिल्कुल हम इतराज कर रहे हैं, हमारा जो इतराज है वो इलेक्शन कमीशन से है। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं कि जब हम इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है 34 शिकायत बर वक्त जमा कराते हैं, लेकिन हमें जवाब जो है वो उस्मा बुखारी साहिबा की तरफ से आता है। भाई हम तो आपसे कह ही नहीं रहे, हम तो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। हाँ, हमने ये जरूर है कि नवाज शरीफ साहब को कहा था कि भाई आपने हमें कहा कि वहां पे गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, नोक चोक तक बात ठीक रहती है बिलावल बेटा, लेकिन हमारे बंदे मारे गए, ना आपने ताजियत की, ना आपने मुजम्मत की। तो हमारे जो तहफुजात हैं, उन तहफुजात को लेके भी हम आज सिस्टम के साथ इस वजह से खड़े हुए हैं कि आखिर इसी सिस्टम ने डिलीवर करना है। अगर ये सिस्टम नहीं है तो मुल्क में पहले आमरीत की कई अदवार आ चुके हैं और हमने देखा है कि उन आमरीत के अदवार ने क्या किया। तो मैं समझता हूँ इत्तेहादियों को जो हमारा अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये था कि जब पेट्रोल की कीमत की बात आई है उस वक्त पीपल्स पार्टी का मौकफ कुछ और आया है। मुर्तज़ा वहाब साहब उन्होंने बजाय अवामी इशूज़ के ऊपर सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने कहा जी जमात इस्लामी फार्मूला बता दे कीमत कैसे कम होगी। फार्मूला तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि जिस तरह लेवी बढ़ाई गई है, जिस तरह अभी अंसारी साहब ने जिक्र किया बहुत सारी चीज़ों का, तो ये तो सबको पता है। तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रही कीमतें कम करने पे। नहीं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल सपोर्ट करी। जहां तक मुर्तजा वहाब की बात है तो जाहिर है मुर्तजा वहाब साहब ने जो फार्मूला पूछा है वो फार्मूला देखें, हल भी तो जमात इस्लामी है ना, इन्हीं का नारा है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो हल तो मुर्तजा वहाब साहब ने इनको पूछना है ना, क्योंकि ये कराची में हर टाइम तो रोला डाल के बैठे रहते हैं, तो इनको हल भी बताना चाहिए ना। और इनके वहां पे मेयर्स भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम कौमी सतह पे देखें कराची से ऊपर उठ के, तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस बात, लेकिन एहसन साहब जब मेरी बात सुने, जब अवामी मसाइल की बात आती है ना तो पीपल्स पार्टी सिंपल कह देती है जी हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जबकि आपने खुद ही बताया कि आप हुकूमत में बराबर के हिस्सेदार हैं। आपके पास एक सूबा है, साथ गिलगित बल्तिस्तान है, साथ पाकिस्तान के तमाम आइनी ओहदे आपके पास हैं, सदर से लेकर गवर्नर तक, चेयरमैन सेनेट तक सारे आपके पास हैं। तो लिहाजा आप कैसे हुकूमत का हिस्सा नहीं है? इन अवामी मसाइल के ऊपर आपकी भी अवाम की नज़र में उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है। आजम चौधरी साहब, आप सीजन साहबी हैं, जितने भी ओहदों के आपने नाम लिए इसमें से कोई भी ओहदा काबीना के अंदर नहीं बैठा होता, इसमें से कोई भी ओहदा जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के फैसले नहीं कर रहा होता। बेशक ये आईनी होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पास सिक्योर जरूर रखे हुए हैं, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड पे नहीं है मीडिया के या असेंबलियों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा, चाहे कौमी असेंबली हो, चाहे पंजाब असेंबली हो, चाहे सिंध असेंबली हो, अपने इत्तेहादियों को अपनी गवर्नेंस दुरुस्त करने के बारे में कहती रहती है। और यही बात मैं आज करना चाह रहा हूं कि अगर पेट्रोलियम के प्राइसेस कम कर देंगे, देखें हमारे पंजाब में तो एक बहुत बड़ा इशू है, अगर हम पेट्रोल चले इनकी प्राइसेस पे डलवा के निकल भी जाते हैं तो बाकी जो हमारी जेब में पड़े पैसे होते हैं वो पीरा फोर्स निकलवा लेती है, या ट्रैफिक चलान की मद में निकल आते हैं, या LWMC का बिल आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि जो गवर्नेंस है ओवरऑल
उसको हमें बेहतर करने की जरूरत है, चाहे वो वफाक में हो चाहे पंजाब में हो। और पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं उन पे तो जरूर, क्योंकि देखें जो पेट्रोल मोटरसाइकिल डलवाने वाला एक आम लेमैन आदमी है उसको फर्क पड़ रहा है। आप कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालें, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म हुकूमत ने बताना है, हुकूमत वक्त ने बताना है कि ये मैकेनिज्म है। असद साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, जल्द आते हैं।